नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे मालती जोशी की एक बड़ी ही रोचक कहानी, अहम का हिमखंड। तो आइए सुनते हैं कहानी। घर में आरती हो चुकी थी। सोसाइटी के गणेश जी की आरती में सम्मिलित होने के लिए पापा जी रोज की तरह पंडाल चले गए थे। मैं और मम्मी जी खाना लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी ये पास में आकर खड़े हो गए। मम्मी, इनका स्वर जरा कातर लग रहा था। क्या बेटा? मम्मी जी ने पूछा और फिर इनके चेहरे की ओर देखकर बोली, अरे तेरा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? भूख लग रही है क्या? रश्मि बेटा, इसका खाना लगा दो। दिन भर बेचारा दफ्तर में दिमाग खपा कर आता है। पापा जी, मैंने बस इतना ही कहा था कि वे बोली, उनकी राह देखने की जरूरत नहीं है, वे जल्दी आने वाले थोड़ी हैं। वहां भी पंचायत लगा कर बैठ गए होंगे, तो तू तो इसकी थाली लगा दे। तुम लोग मेरी बात तो सुन लो, बस शुरू हो जाती हो। हाँ हाँ बोल, क्या कह रहा है? मम्मी, मामा जी का फोन आया था अभी। नानी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कह दिया है कि अब कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसको बुलाना है बुला लो। इनकी बातें पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मम्मी जी धम्म से डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई और रोने लगी। मैं उनके पीठ सहलाते हुए सांत्वना देने लगी। शांत हो जाइए मम्मी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं भी जानती थी और मम्मी जी भी कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। अब नानी माँ पिछले 2 साल से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रही हैं। इस उम्र में जितना इलाज संभव था सब किया जा रहा था, पर वह बहुत कारगर नहीं है, सभी जानते थे। जब संभव होता मम्मी जी जाकर मिलकर आ जाती थी, पर मेरी नौकरी और नन्हे किंशुक के कारण वे ज्यादा दिन रह नहीं पाती थी। पापा जी जरा भी असुविधा सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मम्मी जी का घर से निकलना कठिन होता था। पर इस समय पापा जी की असुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण थी नानी जी। इसलिए मैंने इनसे कहा, सुनिए, इस समय 8 बज रहे हैं, अगर आधा घंटे में भी आप लोग निकल गए तो 12 बजे से पहले पहुंच ही जाएंगे। पापा जी को तो आ जाने दो। अब इस समय उनकी अनुमति के बिना थोड़ी जाएंगे। पर तब तक तैयारी तो कर लें। मैं मम्मी जी का बैग भरती हूँ, तब तक आप पेट्रोल भरवा लाओ, उतना ही समय बच जाएगा। रहने दे बेटा, वे जाने नहीं देंगे, मुझे मालूम है। मम्मी जी ने कहा, पेट्रोल तो भरवा लाता हूँ, बाद में जैसा तय होगा देख लेंगे। इनके जाने के बाद मैं मम्मी जी को कमरे में ले गई। हम लोग अपने काम में इतने डूबे थे कि लंच की आवाज ही नहीं आई। वो तो किंशुक ने पुकारा, तब हमारा ध्यान गया। उसे गोद से उतार कर पापा जी ध्यान से हम दोनों को देख रहे थे। कहाँ की तैयारी हो रही है? उनका स्वर कठोर था। मैंने हिम्मत बटोर कर कहा, मामा जी का फोन आया था, नानी माँ सीरियस है। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वो तो बहुत पहले दे दिया था। मतलब अब एकदम चला चली की बेला है। वो मम्मी जी का जाना जरूरी है, ये तय कौन करेगा? तय तो आप ही करेंगे। मैंने सोचा है तब तक उनकी तैयारी कर दूं। कोई शादी ब्याह में जाना है जो तैयारी करना है? मैं चुप हो गई। तब तक ये आकर खड़े हो गए। आप कहाँ से पधार रहे हैं बरखुरदार? पेट्रोल भरवाने गया था। मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है? आप घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा। यहाँ पंडाल तक ही तो गया था ना, कोई मर तो नहीं गया था? इसके बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल मम्मी जी की सिसकियां सुनाई देती रही। कुछ देर बाद पापा जी की गर्जना फिर सुनाई दी। अपने मामा से कह दो घर में गणेश जी विराजे हैं, अनंत चतुर्दशी तक इनका निकलना नहीं हो सकता। उनकी दहशत के बावजूद पता नहीं मुझ में कहां से हिम्मत आ गई। मैंने कहा, पापा जी, कायदे में तो आप दोनों को जाना चाहिए, पर कम से कम मम्मी को तो भेज दीजिए। यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, ऑफिस से छुट्टी भी ले लूंगी। उन्होंने आवेश से मुझे घूरा। मेरी हिम्मत तो जवाब दे रही थी, फिर भी मैं डटी रही। पापा जी, गणेश जी तो अगले साल भी आएंगे, हर साल आएंगे, पर नानी जी बेचारी दोबारा लौट कर नहीं आएंगी। उनकी आंखों से जैसे चिंगारियां बरसती थी रही थी। सुबोध, उन्होंने कड़कती आवाज में पुकारा। इन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए मुझे ड्राइंग रूम में ले गए। दरवाजा खड़काते हुए बोले, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? मैंने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। मन में सोचा कि कल मेरे साथ भी वही होगा जो मम्मी जी के साथ आज हो रहा है, और परसों मेरी बहू के साथ भी।
ये बहू कहाँ से आ गई? अभी बेटा जमीन से निकला नहीं है। कभी तो बड़ा होगा, मैंने गोद में बैठे किंशु को दुलराते हुए कहा। सारा नाटक देखकर बेचारा सहम गया था। उसे छाती से लगाते हुए मैंने कहा, जिंदगी भर आप उस व्यक्ति के ईगो को सहलाते हुए आए हैं, पर मैं अपने इस बच्चे को इस मानसिकता में नहीं बड़ा हूं। उसमें आत्मविश्वास पैदा करूंगी मैं। ये चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। दूसरे दिन की सुबह बड़ी बोझिल थी। घर में एक अदृश्य तनाव व्याप्त था, एक बेचैनी थी। मम्मी जी की मनस्थिति का अंदाज तो इसी बात से लगाया जा सकता था कि उनका हर काम गलत हो रहा था। सुबह उनकी चाय उफन कर गैस पर गिर गई थी। पूजा घर की झाड़ू लगाते समय पता नहीं कैसे झाड़ू चौकी पर रख ली। माचिस पूजा के लोटे में जाकर गिर गई थी। वह तो घर में दूसरी माचिस थी, नहीं तो प्रलय आ जाती। फ्रिज में रखी लाल फूलों की माला बाहर निकलते समय ऐसी उलझी कि फिर किसी तरह पहनाई ही नहीं जा सकी। उसे बप्पा के चरणों में रखकर संतोष करना पड़ा। पूजा की थाली नीचे रखते हुए हाथ ऐसे कांपे कि पंचामृत की कटोरी नीचे गिर गई। संगमरमर का फर्श पंचामृत से सन गया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पापा जी दहाड़े। एक काम ढंग से नहीं हो रहा। नीचे गिरा पंचामृत साफ करके मैं पोछा लगा ही रही थी कि पापा जी की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। वॉश बेसिन पर हाथ धोते हुए मैं भुनभुना रही थी, सब जानते हैं उनका ध्यान कहाँ है, पर कोई मानना नहीं चाहता। चुप हो जा मेरी माँ। इन्होंने मेरे हाथ जोड़ लिए। क्यों आफत को न्योता दे रही है? मैं चुप हो गई, पर मेरे होंठ फड़फड़ा रहे थे। ये हर बात में तुम्हारी नसें क्यों फड़फड़ा उठती है? क्योंकि आपकी नहीं फड़फड़ाती। अरे एक बार तो माँ के पक्ष में आवाज उठाते। घंटों की आवाज शुरू हो गई थी। ये आरती के लिए आमंत्रण था। हम दोनों बेमन से ही सही जाकर खड़े हो गए। किसी तरह आरती की औपचारिकता पूरी हुई। पापा जी कपड़े बदलने अपने कमरे में चले गए। पूजा में वे रेशमी धोती पहनते हैं, फिर सोसाइटी के गणेश जी की आरती में कुर्ता पहनकर सम्मिलित होते हैं। उनका हर काम नियमबद्ध समयबद्ध होता है। आरती के बाद ये तो अपना लैपटॉप लेकर डाइनिंग टेबल पर जम गए थे। रविवार था, ऑफिस जाने का झंझट था नहीं। मम्मी जी वहीं हथेली में सिर दिए बैठी थी। वातावरण बड़ा गमगीन हो रहा था। उसे थोड़ा हल्के करने की गरज से मैंने कहा, मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा रे? उन्होंने एक निश्वास के साथ कहा। मैंने भगवान जी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर नानी माँ मम्मी जी से मिले बिना चली गई तो कभी भी आपकी आरती नहीं करूंगी। वाह, क्या धमकी है! भगवान जी बेचारे तो डर ही जाएंगे। इन्होंने फफ्ती कसी। भगवान जी से लड़ाई नहीं करते बेटा, मम्मी जी ने थके स्वर में कहा। जब इंसान पर बस नहीं चलता तो भगवान की शरण में जाना ही पड़ता है ना। जब वे हमारी कोई इच्छा पूरी करते तो हम उन्हें प्रसाद भी तो चढ़ाते हैं। तो अगर कोई इच्छा पूरी ना हो तो हमें उनसे कुछ कहने का भी हक तो होना ही चाहिए। पागल! मम्मी जी ने मेरे गाल पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। उनके होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ ही गई थी। उनके आंसू भीगे चेहरे पर मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे ओस भीगी सुबह में हल्की धूप आ गई हो। सुबोध, अरे ये सिरफिरी लड़की कहाँ से ब्याह लाया तू? आपकी ही पसंद है? इन्होंने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए कहा। मुझे लगा ये आगे कहेंगे, मेरी पसंद को तो आपने खारिज कर दिया था, अब भुगतो। खैर, पापा जी के सामने यह सब कहने की इनकी हिम्मत नहीं थी। यह सब मेरे ही दिमाग की उपज थी। दरअसल एक पुरानी बात याद आ गई थी। शादी के दूसरे ही दिन रिश्ते की एक चाची सास ने कान में फुसफुसा कर कहा था, लाड़ो तुम्हें बहुत ही एहतियात और सब्र से काम लेना होगा। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। उसका मन तो कहीं और था, पर भाई साहब ने उसकी पसंद को पहली फुर्सत में खारिज कर दिया था। 2-3 महीने मैं बहुत सहमी सहमी रही, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अब तो शादी को 3 साल हो चले हैं। अगर इनके मन में कोई फांस है भी तो मुझ पर इन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि कुछ चाचियां और भाभियां शादी में इसीलिए आती है कि नई बहू को पट्टी पढ़ा सके, उसके मन में संदेह के बीज डाल सके, खानदान की गोपनीय बातें उसके सामने उजागर कर सके। तुम कल पेट्रोल भरवा कर लाए थे ना? पापा जी पूछ रहे थे। जी। तो अपनी माँ को छोड़ आओ इंदौर। आज संडे भी है, छुट्टी का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एकदम उठ खड़े हो गए। तो मैं तैयार होता हूँ। मम्मी आप भी तैयार हो जाओ। रश्मि मम्मी का बैग ठीक कर दो। बैग तो कल ही ठीक कर दिया था।
ओके मम्मी, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे क्यों? अब तो पापा जी ने कह दिया है। उन्होंने कैसे मन से कहा होगा जानती हूँ, 40 साल से साथ हूँ। पापा जी दरवाजे तक पहुंच चुके थे, वहीं से दहाड़े, तो क्या अब स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं? सुबोध, मैं पंडाल जा रहा हूँ, जब लौटूं तब माँ बेटे मुझे घर में नहीं मिलेंगे, समझे? नादिर शाही फरमान जारी हो गया। अरे ये बात प्रेम से भी तो कही जा सकती थी, पर हर बात में इनका ईगो सामने आ जाता है। मम्मी जी की दाद देनी पड़ेगी। 40 साल इस आदमी के साथ कैसे गुजारे होंगे? मैं होती तो भाग जाती या आत्महत्या कर लेती। इन्हें लौटने में रात के 8 बज गए। स्वाभाविक ही था कि थक गए होंगे और उदास तो खैर थे ही। नानी माँ कैसी हैं? मैंने पूछा। बस सांस चल रही है और होश में है। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने मम्मी को पहचान लिया, नाम लेकर बुलाया, गालों पर बालों पर हाथ फेरा, जाना सार्थक हो गया। और लोग भी आए होंगे। पूरा खानदान इकट्ठा हो गया है। कानपुर वाली मौसी, जबलपुर वाले मामा, बड़े मामा दिल्ली से मेरे साथ ही पहुंचे थे। मम्मी के साथ चाचा चाची रतलाम से आ गए हैं। मम्मी की मौसी, नानी की छोटी बहन भी बरेली से आ गई है। इतनी बुजुर्ग है, नाती को साथ लेकर आई है वो। मुझे सुनकर अच्छा लगा। होली तो खैर टलने वाली थी नहीं, पर यही संतोष था कि दुख की इस घड़ी में मम्मी जी अकेली नहीं होंगी, पूरा परिवार उनके साथ होगा। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर मैं उठी, फटाफट नहा लिया, फिर नाश्ते का इंतजाम किया। ऑफिस था तो टिफिन की तैयारी की, सबकी चाय बनाकर थर्मस में डालकर टेबल पर रख दी। फिर पूजा की तैयारी में जुट गई। पापा जी कमरे से बाहर आए तो उन्हें चाय देते हुए मैंने कहा, पापा जी, वैसे तो मैंने सारी तैयारी कर दी है, पर एक बार आप देख लें। सुबोध उठ गया क्या? न उठा हो तो आवाज दे दो। ये आंखें मलते हुए बाहर आए। पापा जी बोले, आज पूजा तुम कर लेना, मैं निकल रहा हूँ। अभी निकल जाऊंगा तो फ्यूनरल तक पहुंच जाऊंगा। फ्यूनरल? हम दोनों ने एक साथ पूछा। हाँ, रात 11 बजे फोन आ गया था। तो आपने हमें जगाया क्यों नहीं? उतनी रात जगाने का कोई मतलब था? वैसे ही तुम दिन भर के थके हुए थे। मैं चलूं क्या साथ? नहीं, अभी कल ही तो होकर आए हो, फिर आज ऑफिस भी है। ये लोग भी यहाँ अकेले रह जाएंगे। एक काम करो, मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दो, बस के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जी बस अभी फ्रेश होकर आता हूँ। इनके भीतर आते ही मैंने सारी हिम्मत बटोरते हुए कहा, पापा जी, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, मुंह में कुछ डालना ही होगा। नाश्ता एकदम तैयार है, वहां आप पहुंचेंगे, माहौल अलग होगा, खाना शाम तक हो पाएगा। आपको दवाइयां भी तो लेनी होती है। आश्चर्य, उन्होंने मना नहीं किया। इनकी चाय के साथ मैंने उनका नाश्ता लगा दिया। कहा, मम्मी जी जल्दी में गई हैं, उनकी भी गोलियां एक बार देख लीजिए। चाय पीकर इन्होंने पापा जी का बैग उठाया और गाड़ी निकालने चले गए। पापा जी जैसे ही उठे, मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने बोला, ऐसे में प्रणाम नहीं करते। सॉरी। पापा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। वे कुछ देर तक शू रैक के पास खड़े रहे, बोले, तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्वर ऐसा था मानो कह रहे हो तुम्हारा कोर्ट मार्शल करना चाहता हूँ। मैं धड़कते दिल से अगले वाक्य की प्रतीक्षा करती रही। तुमने मुझे जीवन भर के लिए एक अपराध बोध से बचा लिया। तुम्हारा तरीका बेशक गलत था, पर इरादा नेक था, इसलिए माफ किया। और वे एकदम पलटकर चल दिए। इतनी बड़ी आत्म स्वीकृति के बाद उन्हें मेरे सामने खड़े होने में शायद संकोच तो हुआ ही होगा, लेकिन मैं आनंद विभोर हो गई। थैंक यू पप्पा, थैंक यू वेरी मच, मैंने हाथ जोड़कर कहा। 1 इंच भर ही सही, हिमखंड पिघला तो मित्रों, I hope you have liked the story. Please comment and like. और हाँ, अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा फिर से एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो।